हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इन क्लासेस में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। हम सब यहाँ पर अभी बात करेंगे दोस्तों क्लास 10th का हिंदी, जो सेकेंड हिंदी है उसके बारे में। और जो क्लास 10th का हिंदी है सेकेंड हिंदी, जिसका नाम है वर्णिका। और हम सब यहाँ पर पाठ 3 को देखेंगे। पाठ 3 में जो हमें एक कहानी पढ़ना है। पहले तो हम आपको बता दें क्या कि सेकेंड हिंदी में क्लास 10th के सेकेंड हिंदी में बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जितने भी पाठ पढ़ना है, सेकेंड हिंदी में कुल 5 पाठ पढ़ना है। और इस 5 पाठ में जो है वो 5 पाठ कहानी ही कहानी पढ़ना है। और पाँचों पाठ कहानी है और पाँचों पाठ की कहानी का लेखक का नाम हमेशा बोर्ड में आता है। और सेकेंड हिंदी से हमेशा क्लास 10th में 5 से 10 नंबर के सवाल पूछते हैं अक्सर। तो हम सब यहाँ पर शुरू करेंगे अध्याय 3 चैप्टर जो है पाठ का नाम है माँ, जिसका लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। और ये जो कहानी है एक गुजराती कहानी है, ठीक है। यदि हम सब यहाँ पे शुरू से बात करें माँ चैप्टर के बारे में तो ध्यान से सुनिएगा। 10 मिनट का लेक्चर होगा और जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आप इसी प्रकार से चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और घंटे ऑन कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10th के सभी विषयों को पढ़ाया जाता है। मैथ, खास करके मैथ तो यहाँ पे ज़्यादा होता है। मैथ के अलावा कुछ और ऐसे टॉपिक मिलते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो और बोर्ड की दृष्टि के लिए आप उसको पढ़ें और अच्छे नंबर से पास करें। यदि हम सबसे पहले यहाँ पे लेखक के परिचय की बात कर लें तो लेखक जो है ईश्वर पेटलीकर जो है, ठीक है। माँ पाठ का जो लेखक है वो कौन है? ईश्वर पेटलीकर, है ना। गुजराती भाषा के अति लोकप्रिय कथाकार हैं। उन्होंने अपने कथा साहित्य में गुजरात के सामाजिक, दार्शनिक, कला तथा नए पुराने मूल्यों को उद्घाटित किया है। इनकी प्रसिद्ध कहानी खून की सगाई तथा इनके लोकप्रिय उपन्यास काला पानी है। श्री पेटलीकर साहित्य के अतिरिक्त सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय रहे हैं। इनकी दर्जनों पुस्तकें पुरस्कृत तथा प्रशंसित हो चुकी है। प्रस्तुत कहानी गोपाल दास नागर संपादित एवं अनुदित कहानी संग्रह माँ से संभार संकलित है। यानी जो माँ पाठ जो है इसका जो लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर, वो एक गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं। इन्होंने कई सारे अपने जीवन में दर्जनों पुस्तकें लिखा और इनका पुस्तक अति चर्चित और लोकप्रिय रहा और इनके कई सारे किताबों को पुरस्कार भी मिला है। इनका जो एक प्रसिद्ध कहानी है वो है खून की सगाई और इनका एक प्रमुख और प्रसिद्ध उपन्यास है जो है काला पानी, ठीक है। ईश्वर पेटलीकर लेखक के अलावे ये सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी अपने अहम भूमिका निभाया और लोगों को सेवा किया। अब बात ये उठता है कि ये कहानी तो गुजराती भाषा का है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है? हिंदी भाषा में। तो कोई तो होंगे ना जो गुजराती भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किए होंगे। तो याद रखिएगा माँ कहानी को गुजराती भाषा से जो हिंदी भाषा में जो अनुवाद किया है वो किसने किया है? गोपाल दास नागर ने किया है, ठीक है। ये है इनकी ये। अब कहानी शुरू होता है क्या कि इस कहानी का एक बात और पूछे आपसे क्या कि माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो याद रखेंगे माँ कहानी का प्रमुख पात्र मंगू या उसकी माँ और कम्मू है ना। याद रखेंगे माँ जो है एक विचार प्रधान कहानी है। इसमें माँ का हृदय, माँ का वर्णन, माँ का प्यार, ठीक है, ये सभी चीज़ों पे यहाँ पे बोध किया गया है कि एक माँ का कलेजा क्या होता है, एक माँ का ममता क्या होता है अपने संतान के प्रति, उसके बारे में दोस्तों। तो आइए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। कहानी क्या कहता है? माँ की एक छोटी पुत्री है जिसका नाम है मंगू और ये मंगू हमेशा जन्म से ही गूंगी और पागल है, ठीक है। इसके अलावा लोग उसे, ठीक है, मंगू को लोग अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ को सलाह देते हैं। तो माँ हमेशा अस्पताल को गौशाला समझती है और वो हमेशा उसे गौशाला की उपमा देती है, ठीक है। मतलब अस्पताल को माँ क्या करती है ना कि गौशाला से तुलना करता है कि अस्पताल वो नहीं होता है बल्कि वो गौशाला है जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है। उस प्रकार से वहाँ पे रोगियों को, मरीजों को रखा जाता है। इसीलिए जब लोग कोई भी माँ को कहते कि आप अपनी बेटी को अस्पताल में भर्ती करा दें तो हमेशा माँ यही कहती है कि वो अस्पताल जो है ना, तो नहीं कराती है और हमेशा हर लोगों का बात का विरोध करती है। और वो कहती है कि जब एक माँ होकर के हम सेवा नहीं कर सकते हैं तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है, ठीक है। कभी कभी है ना नहीं करते हैं, माँ की प्रशंसा करते हैं। जैसी
कि औरत अवाक रह जाता है। इसका मुक्त कंठ से माँ प्रशंसा करते हैं, माँ जैसी औरत एक ही पागल पुत्री को पाल सकती है। ठीक है, ये माँ जो है हमेशा एक ही पागल पुत्री को पाल सकती है। इसके अलावा ठीक है, दूसरे के घर में तो भूखी प्यासी मर गई होती है। यदि लोग कहते हैं क्या कि यदि ऐसी लड़की किसी और घर में होती तो या तो भूखे प्यासे मर जाती या फिर लोग इसको छोड़ देते। लेकिन मंगू की जो माँ है वो मंगू को बहुत प्यार करती है, खास करके क्योंकि माँ को पता है कि ये मंगू जन्म से गूंगी और क्या है, पगली है। इसीलिए हमेशा माँ मंगू को देखभाल करती है और इसे दिन भर सेवा करती है। उठना है, बैठना, जो भी तमाम क्रियाओं को माँ ही संभालती है मंगू के को। माँ को पागल मंगू के अलावे 3 संतानें और थी। ठीक है, 2 पुत्र और 1 पुत्री, यानी मंगू के अलावा माँ जी को 3 संतानें और थी, 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। दोनों पुत्र पढ़ लिख करके शहर में नौकरी करते हैं और पुत्री की विवाह हो चुकी है। ठीक है, और माँ इन तीनों को भुला करके, माँ को ऐसा लगता ही नहीं कि हमारे मंगू के अलावा कोई और मुझे संतान है, क्योंकि माँ मंगू के इस सेवा भाव में, इस कदर भाव में वो व्यस्त हो गई है कि उसे केवल मंगू ही दिखाई पड़ती है। पौत्र पौत्रियों को तो लाड प्यार करती ही है, मतलब अपने पोते पोतियों को लाड प्यार तो करती है, लेकिन ज़्यादा समय मंगू को देती है और ज़्यादा प्यार मंगू को ही करती है। और जिसके कारण कभी कभी जब पुत्र बहुएं, जब पुतो हो माँ जी का जब घर पे आती है तो ये विधि देख करके कि माँ जी अपने पौत्र पौत्रियों से ज़्यादा मंगू को प्यार करती है, तो उनके दोनों बहुएं कसमसा जाती है। ठीक है, मतलब जलन टाइप का हो जाता है कि अपने पोता पोती को प्यार ना करके ज़्यादा अपनी पुत्री को प्यार करती है। कहता है कि इसीलिए है ना, माँ जी बहू तो माँ जी के मुँह पर कुछ नहीं बोलती है, लेकिन हाँ अपने नहीं बोलती है, लेकिन अपने पति को जरूर बोलता है। बहुओं के इस व्यवहार से भी माँ आंखें बरसने लगती है। पुत्रों का कहना था कि तुम्हारे न रहने पर इसके मल मूत्र धोने का झंझट कोई नहीं करेगा, यदि तुम नहीं रहोगी ना तो इसका मल मूत्र कौन धोएगा, ये फिर अपने आप सीख जाएगा। ठीक है, तब इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती करा दो। ठीक है, बेटा कह रहा है माँ को कि माँ बताओ, आज तुम हो तो इसकी सेवा देखा करती हो, यदि तुम नहीं रहोगी तो इसका मल मूत्र का ख्याल कौन रखेगा, इसीलिए माँ मंगू को क्या करो, अस्पताल में भर्ती करा दो। जब ऐसा बात बेटा बोलता है तो माँ को भी लगता है कि बेटा भी अपने बहन से प्यार नहीं करती है, एक माँ की ममता बोल रही है। ठीक है, वह नहीं चाहती कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कराकर मौत के मुंह में ढकेल दें। माँ की इस भावना को जानकर पुत्र मंगू के विषय में कुछ कहना बंद कर दिए। यानी पुत्र को भी पता है कि हम माँ को कहेंगे तो माँ नहीं कर सकता है उसको सेवा भाव, और उसको वो अस्पताल में भर्ती नहीं कर सकती है, इसीलिए पुत्र भी कहना बंद कर दिया है कि हाँ माँ आप क्या करें, मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दें। संभव है जो लोग गांव के जो भी लोग जानते थे कि इसके घर में एक पागल पुत्री है तो कोई भी दावा करने के लिए उसके घर आ जाता था। ठीक है, यहाँ तक कि हिंग बेचने वाले भी पागलपन ठीक करने के दावा करते थे और बिना बुलाए मंगू के यहाँ पहुँच जाते थे लोग और उसे उपचार करने के लिए सलाह देते थे। दावा करने वाले घर आकर दावा देते, उनका मानना था कि उपचार जारी रखने में ही इसकी भलाई है, संभव है किसी के दावा से इसमें सुधार हो जाए। ज्योतिषी ने मंगू के विषय में भविष्यवाणी की थी कि आने वाला अगहन का महीना इसके लिए श्रेष्ठ साबित हो सकता है, इसलिए अगहन का महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था। कोई ज्योतिषी आया था मंगू के यहाँ और बताया था कि माँ जी देखिए, आने वाला अगहन का महीना जो मंगू के लिए बहुत बढ़िया होगा, है ना, हो सकता है कि कुछ इसके तबीयत में, विचार में बदलाव हो, सोच में बदलाव हो। जब से तो सुना तब से माँ ने अगहन के महीना को ऐसा लगा कि आने वाला अगहन का महीना माँ के लिए आराध्य बन गया है। आराध्य देव का मतलब क्या होता है कि जिस पर हम भरोसा करते हैं, वैसे देवों को सब आराध्य देव कहा जाता है। अगहन के महीने में मंगू की उम्र 14 वर्ष हो रही थी। 14 वर्ष की उम्र में इसकी बड़ी बहन कम्मू की विवाह हो गई थी। ठीक है, माँ को जैसा लगता था कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है और फिर मंगू को भी शादी करने का विचार मन में बनाती। यदि मंगू पागल ना होती तो इसका भी विवाह तय हो गया होता, ऐसा माँ का विचार आ रहा है कि 14 वर्ष की उम्र में तो हमने अपनी बड़ी पुत्री कम्मू को, याद रखेंगे, पूछता है कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम है, तो याद रखेंगे कम्मू। मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मू है और 14 वर्ष की उम्र में उसकी विवाह हो गई थी। तो माँ को लग रहा था कि यदि मंगू ठीक हो जाती या पागल नहीं रहती तो अब तक इसका भी 14 वर्ष की उम्र में शादी विवाह तय हो गया होता। ठीक है,
पगली इतनी सुंदर है कि इसे इसको कोई मतलब छाट भी नहीं सकता शादी विवाह में। मतलब जब देखा देखी करने के लिए होता है तो मंगू इतनी सुंदर है, ठीक है, कि लोग इसे बिना देखे ही हाँ कह दें। ठीक है, एक बार मंगू बुद्धिमानी के साथ हौज में पेशाब करने के लिए बैठी तो माँ जी को लगा कि सच में अगहन का महीना मंगू के लिए क्या है, बढ़िया साबित हो रहा है। और एक ही बात लोगों को बार बार बता रहा है कि आज देखिए ना, मंगू अपने से हौज पे कहाँ पेशाब करना है, कहाँ पखाना करना है, वो बैठ गई करने के लिए। और जब ठीक है हो जाता, लगता है कि ज्योतिषी का कहना सही साबित होगा। सुनने वालों को गले से बात ये नहीं उतरती। जब लोग सब कहते थे, जब माँ जी किसी लोग को कहते थे कि आज मंगू ने अपने से हौज पे बैठा पेशाब करने के लिए, तो लोग ये बात को सुन करके लोगों को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जब लोग उधर देखते थे तो मंगू फिर वही काम करता था, पेशाब करके मिट्टी को खुरदना शुरू कर देता था। तो लोगों को लगता था कि नहीं, माँ जी ये झूठ बोल रही है, उसकी ममता बोल रही है, मंगू अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं हो पाई है। लोगों को ऐसा लग रहा था। इस प्रकार माँ जी का आशा भरा अगहन का महीना आया। मंगू अच्छी तो नहीं हुई, लेकिन गांव के ही कुसुम नाम की लड़की पागल हो गई। यानी माँ जी के गांव की लड़की, एक कुसुम नाम की लड़की थी, वो भी पढ़ते पढ़ते पागल हो गई, है ना, हो गई। ठीक है, कुसुम को अस्पताल में भर्ती करने का निश्चय हुआ, है ना। यह जानकर माँ जी को लगा कि यदि कुसुम की माँ जीवित होती तो इसके अस्पताल में भर्ती ना करने देती। माँ जी को ये लग रहा है कि यदि कुसुम का भी माँ जिंदा होती तो उसकी भी माँ हमारे जैसा ही अस्पताल में भर्ती करने नहीं देती, ठीक है, नहीं देती। यह जानकर, ठीक है, महीने के अंत में कुसुम को अच्छा फायदा हुआ। वह कोई उपद्रव नहीं करती, पेशाब पैखाना सही जगह करती। अब वह केवल दिन भर गाया करती है, वह भी दूसरे महीने में मिट जाएगा। 3 महीने में कुसुम ठीक होकर घर लौट आई। ठीक है, कुसुम तो पागल हुआ, लेकिन वो जब उसको इलाज हुआ तो वो ठीक ठाक हो गया और कुसुम 2 से 3 महीने के बाद अपना वापस घर आ गया। तो जब ऐसा खबर माँ जी को लगा कि कुसुम की पागलपन ठीक हो गई है, तो सबसे पहले जब कुसुम गांव आया तो कुसुम को देखने के लिए सबसे पहले माँ जी आगे थे। और माँ जी ने कुसुम को बुला करके पूछा कि वहाँ पर क्या क्या होता है। तो कुसुम ने जवाब दिया, ठीक है। तब कुसुम की बात को सुन करके माँ जी को भी मन डोल गया कि अब हमें भी अपने पुत्री मंगू को अस्पताल में भर्ती करना चाहिए, ठीक है। अब वो कुसुम से बातचीत करके उसके मन में जो भी गांठें पड़ी हुई थी कि वो क्योंकि वो अस्पताल को क्या समझती थी, गौशाला समझती थी, ठीक है, इसीलिए अभी तक वो अपने मंगू को अस्पताल में भर्ती करना नहीं चाहती थी। लेकिन जब कुसुम से वो बातचीत की तो उसके मन में जो भी शंकाएं बैठी हुई थी, जो भी गांठ पड़ी हुई थी, वो सभी शंकाएं और गांठ दूर हो गई, ठीक है। और अंत में माँ जी ने भी मंगू को अस्पताल में भर्ती करने का फैसला कर लिया, ठीक है। चलिए, कुसुम की बातें सुन करके, है ना, उन्हें वो अपने बड़े पुत्रों को पत्र लिख दिया कि आ जाओ घर, क्योंकि उसका दोनों पुत्र कहाँ रहता था, शहर में रहता था, ठीक है। तो अपने बड़े पुत्रों को पत्र लिखा कि अब मंगू को भी क्या करना है, अस्पताल में भर्ती कराना है। लेकिन इस निर्णय के कारण उनके मस्तिष्क पर एक बड़ा भार सा मालूम पड़ने लगा। दावा खाने पर श्रद्धा उत्पन्न हुई, वह एक निमित्त था। उसके पीछे दूसरा कारण था कि मंगू बड़ी होती जा रही थी तथा माँ जी की वृद्ध अवस्था बढ़ती जा रही थी। वो तो ठीक है कि कुसुम की बात सुन करके माँ जी को तो लगा, लेकिन उसकी असली बात यह भी है कि धीरे धीरे उम्र बीत रही है तो मंगू बड़ी होती जा रही है और माँ जी धीरे धीरे अपने वृद्ध अवस्था की ओर जा रहे हैं। तो माँ जी भी को लगता था कि यदि आज हम हैं तो मंगू की हमको देखभाल कर रहे हैं, कल हम वृद्ध अवस्था में आ जाएंगे या हम कल नहीं रहेंगे तो फिर मंगू को देखभाल कौन करेगा। उससे बेहतर है कि हम अपने जीवन में ही क्या करें, मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दें। यदि हो सकता है, यदि मंगू को ठीक होने का हो तो वो ठीक हो जाएगी, ऐसी थी। इसीलिए मंगू की माँ ने अपने बड़े पुत्र को पत्र लिखा। पुत्र पत्र को पाते ही वो घर आ गया, है ना, और मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने का ऑर्डर भी प्राप्त कर लिया और उसे 1 सप्ताह के बाद और अस्पताल में भर्ती कराना था। जब ऐसा बात लगा, अब माँ जी को क्या लग रहा है कि यानी बेटा भी चाहता है कि मंगू से हम छुटकारा पाए, नहीं तो ऐसा क्यों होता कि पत्र पाते ही तुरंत घर आ जाता और तुरंत अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ऑर्डर भी प्राप्त कर लेता, ठीक है। और उस समय ठंडे का मौसम था तो माँ जी को मन में लग रहा था कि जब हम इतना साल से नहीं करवाए तो ठंडे के मौसम में अस्पताल में मंगू को भर्ती कराना उचित नहीं होगा। यदि हम 1 से 2 महीना रुक जाएं और जब गर्मी के मौसम आएगी तो हम
मंगू को अस्पताल में भर्ती करा देंगे। लेकिन उधर बेटा भी आ चुका था, तो माँ को लगता था कि यदि हम अपने बेटे को माना करें तो हो सकता है बेटा को बुरा लगे और कहे कि माँ को कोई और काम नहीं बचा है क्या। ठीक है, इस चलते माँ अपने मन की व्यथा को प्रकट नहीं कर पाया और वो धीरे धीरे अस्पताल में भर्ती कराने का भी वो भी तैयारी पूरा कर ली। कौन? माँ और उसका भाई, किसका? मंगू का। एक हफ्ते के बाद मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना था। उस रात माँ जी को नींद नहीं आई। जिस सुबह की रात में अस्पताल में भर्ती कराना था, उस रात में मंगू की माँ को नींद नहीं आई। उसने देखा, विवश होकर जाने को तैयार हो गया। मंगू अच्छे कपड़े पहनाए गए। उस समय माँ जी को हृदय कलकला उठा। अयोग पुत्री की दुनिया में कोई नहीं, सगी माँ भी उसकी नहीं हुई। पुत्र का हृदय भी भर आया। आंगन के बाहर बैलगाड़ी में बैठा और चल पड़ा। जब रेलगाड़ी में लोगों ने जब गाड़ी पकड़ी तो है ना करते जाते हैं, फिर किसी ने कहा, बाप रे, आप माँ होकर इसे ढकेल रही है, फिर अस्पताल वालों को क्या दोष है। इनकी बातों से वह विचलित हो जाती है, किंतु दूसरा उपाय न जानकर भारी हृदय से अस्पताल में प्रविष्ट होती है। और वहाँ का दृश्य देखकर माँ जी अचंभित रह जाती है। कोई पागल फल खा रहा था तो कोई औरत कपड़े खिंचला रही थी। परिचारिका उसे संतावना भरे शब्दों में कह रहा था, अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। डॉक्टर तथा स्त्री वार्ड की मिटन आई। माँ जी के पुत्र ने मजिस्ट्रेट का डॉक्टर को दिया। माँ को संतोष हो इसलिए उसे उस समय मंगू को देखभाल करने के लिए कहा। मेट्रन ने किसी बात की चिंता न करने की बात कही। माँ को ऐसा लगे, बुरा ना लगे, है ना, इसीलिए बड़े पुत्र ने डॉक्टर और मजिस्ट्रेट को कहा कि हमारी बहन को ठीक तरीके से देखभाल करना है। आप किसी को तरह से कुछ इसे मतलब दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर ने माँ जी को यह कहा, विश्वास दिलाया कि बेटी को अस्पताल में नहीं बल्कि आप एक बेटे के घर छोड़ जा रहे हैं, ऐसा मानिएगा। मेट्रन ने विश्वास भरे शब्दों में कहा कि यह भी कुसुम की तरह ठीक हो जाएगी। माँ जी एवं उनका पुत्र मंगू को अस्पताल में भर्ती कराकर बाहर आए तो दोनों के चेहरों पर उदासी के बादल छाए हुए थे। अस्पताल के घर लौटते समय माँ जी के मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के प्रश्न होने लगा। ठीक कि उसे सोने की चारपाई मिली होगी या नहीं, खाना मिला होगा या नहीं, पेशाब करने पर भीगा कपड़ा बदला होगा या नहीं, आदि आदि। ये सभी मन में उसको चल रहा था कि क्या अस्पताल वालों ने ऐसा ऐसा किया, क्योंकि वो जब मंगू घर में रहती थी तो माँ जी तो समय समय पे रात को यहाँ पे भी देखती थी, पेशाब कर दिया है नहीं किया है, खाना खाई नहीं खाई, ये सब देखता रहता था। ठीक है। रात के 11 बजे माँ घर लौटी। उस समय माँ का हृदय में भूचाल मचा हुआ था। वह बड़बड़ा रही थी, बेटा पेशाब ना करना, ओढ़ना मत फेंकना। रात में माँ बेटे को नींद नहीं आई। माँ घर के अंदर तथा पुत्र घर के बाहर मंगू की याद में तड़प रहे थे। माँ के साथ साथ पुत्र की भी आंखों में आंसू बह रहे थे, यानी उसके भाई को भी बहुत दर्द हो रहा था अपने बहन के प्रति, क्योंकि भले माँ को लगता था कि भाई मंगू से प्यार नहीं करता है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि भाई भी अपने मंगू से बहुत प्यार करता था। अब इस पर फैसला कर लेता है पुत्र, है ना, कि अब इतना होकर कहा, अपना उसके हृदय पर कह रहा था कि माँ का दुख किसी भी उपाय से टालना चाहिए। पुत्र होकर इतना भी ना कर सकूं तो मेरा जीना व्यर्थ है। उसने प्रतिज्ञा की कि मैं मंगू को जीते जी अच्छी तरह से पालूंगा, स्वयं उसका मल मूत्र धोऊंगा। लेकिन सुबह होते होते माँ की दशा भी वैसी हो गई जैसी मंगू की थी, यानी माँ भी मंगू की श्रेणी में मिल गई। तो ये था आपके माँ पाठ की कहानी, जो उम्मीद होगा कि आपको समझ में अच्छा आया होगा, और उम्मीद है कि आप इस कहानी को समझे होंगे। इसमें जो मेन पॉइंट है हमने उस आधार पे आपको पढ़ाया। तो आप इसी प्रकार से वीडियो बने रहिए और अगले पाठ की तैयारी करेंगे, और हम सब अगले पाठ में आएंगे नगर पाठ को लेकर के, समझेंगे उसमें क्या होता है। तो दोस्तों तब तक नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।